नमस्ते बच्चों। आशा करती हूँ कि आपके पिछले कक्षा तक मैं जो आपके पाठ्यक्रम के आधार पर वितान नामक पुस्तक की प्रथम पाठ लता मंगेशकर की जो 3 वीडियो के दौरान मैंने उस पाठ को समझाया था वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो उन 3 वीडियो के दौरान कुमार गंधर्व जी लता मंगेशकर इस पूरे पाठ में क्या कह रहे हैं, संगीत के बारे में कितने डिटेल में बोल रहे हैं, वो सब मैंने इसमें बताया। आज मैं आपके इसी पाठ के अभ्यास प्रश्न की चर्चा करने जा रही हूँ। तो पाठ्य अभ्यास प्रश्न की चर्चा करने से पहले एक बात मैं बता दूँ, और हो सके तो आप लोग इस बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा। मैं जो आप लोगों को एक PDF के दौरान नोट्स या क्वेश्चन आंसर शेयर करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हूबहू आप उसको ही लिखो। आपको अगर पाठ अच्छी तरह से समझ में आया हो और आपके अनुसार उस पाठ के पीछे अभ्यास के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आप खुद से यानी स्वयं से लिख सकते हो, या फिर मेरे भेजे गए PDF से मदद लेकर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, तो बेझिझक कीजिए। मैं हर अभ्यास प्रश्न के जब मैं ये वीडियो बनाती हूँ तो मैं ये बात बोलती हूँ, तो आप लोग मतलब इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि केवल और केवल क्वेश्चन आंसर्स और नोट्स मिल जाने से ही नहीं होते हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम में अंदरूनी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यानी पाठ के अंदर से भी पूछा जा सकता है। तो पाठ को लाइन बाय लाइन पढ़ना, उसको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये तो अभ्यास प्रश्न से पूछे तो जाते ही हैं, लेकिन अगर उसी अभ्यास से संबंधित प्रश्नों को अगर थोड़ा घुमा दिया जाए, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, उस प्रश्न का आंसर जानते हुए भी वो बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रट्टन बुद्धि के आधार पर पाठ का पीछे यानी अभ्यास का जो प्रश्न होता है उसको नोट डाउन कर लिया, रटा और चले गए एग्ज़ाम देने। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। हर एक पाठ को एकदम डिटेल में समझना है। एक बार तो खुद से पूरे अच्छे से पढ़ना है, और कहीं कभी कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए मैं तो हूँ ही। ठीक है, तो फिर हम अपने अभ्यास के प्रश्न की चर्चा आरंभ करें। तो हमारे अभ्यास के प्रथम प्रश्न में पूछे गए हैं, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। यानी कुमार गंधर्व जो लेखक है इस आपके प्रस्तुत पाठ के, क्या नाम है, भारतीय गायिकाओं में बेजोर लता मंगेशकर। इस पाठ के जो लेखक है कुमार गंधर्व, उन्होंने इस पाठ में गानपन का उल्लेख किया है, यानी चर्चा किया है। तो उस गानपन का उल्लेख में पाठ के संदर्भ में, यानी आपने जो पाठ के दौरान उसको पढ़ा, समझा या सुना, उसके संदर्भ में बताते हुए स्पष्ट करना है कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की अभ्यास की आवश्यकता है। यानी आपके ऊपर में ये प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न का उत्तर हर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का अलग अलग हो सकता है, कि आपके जो मान्यता है अभ्यास के वो सामने वाले आपके दोस्त या फ्रेंड के नहीं हो सकते, राइट, या मेरे नहीं हो सकते। तो मैंने जो ये नोट्स दिया है आप इसका एक उदाहरण के तौर पे ले सकते हो, या इसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है आपका विचार कि गानपन का या गानपन के बारे में इस पाठ के आधार पर संदर्भ में स्पष्ट करते हुए आपको ये बताना है कि किस प्रकार अभ्यास की आवश्यकता है। यानी आपको किसी गानपन के लिए या अच्छे गानपन के लिए किस प्रकार की अभ्यास यानी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इस आधार पर मुझे जो सूटेबल लगा तो मैंने इसका उत्तर दिया है। आपने इस PDF में भी आप देख लीजिएगा, और वीडियो में भी मैं दे रही हूँ। ठीक है, तो ये पूछा गया प्रश्न नंबर 1 में। और प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, उदाहरण सहित बताइए। यानी कुमार गंधर्व जी पाठ में जो लता जी की गायकी की विशेषताएं, यानी क्या स्पेशलिटी बताई है उनकी गायकी की, उसके बारे में आपको तो
दिया गया है। और आपको यानी यहाँ पे भी सेम बात मैं रिपीट करूँगी कि इंडिविजुअली अगर आपने लता जी की गाने को सुने हैं या नहीं सुने तो एक बार सुन लीजिए 2-4 वैरायटीज़ ऑफ सॉन्ग्स ऑफ लता मंगेशकर जी। तो आप उनके गानों को सुनकर या सुन चुके हो तो आपके आधार पर उनके गानों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है आपको उदाहरण सहित समझाना है। यानी आपको सुरीलापन नज़र आता है, निर्मल स्वर आता है या नहीं, कोमलता सुनाई देती है कि नहीं उनकी वॉइस में, सॉफ्टनेस जिसको कहा जाता है, नाद में उच्चार ये कुमार गंधर्व जी ने पाठ में मेंशन किया है इसलिए मैंने यहाँ पे ये रखा है। शास्त्रीय शुद्धता यानी उनको शास्त्रीय गान की भी नॉलेज थी और उनको शास्त्रीय के पूरे गान के बारे में उन्होंने सीख रखा था तो इसलिए इस बात को भी यहाँ पे रखा है। यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स गिनवाए हैं। अगर कोई बच्चा को लगता है कि नहीं मेरे आधार पर कुछ और पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं या कुछ पॉइंट कम हो सकते हैं तो आपको आराम से आप इसमें मॉडिफिकेशन कीजिए। याद रखिए एक बात मेरा एकदम मैं हमेशा बोलूँगी, एग्ज़ाम में जितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उतने मार्क्स के आपको आंसर्स देने होंगे। अगर इस क्वेश्चन को 6 मार्क का पूछा जाए तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें सेट होगा। 5 to 6 पॉइंट्स मैक्सिमम लिखने ही पड़ेंगे तब आपको 6 में पूरा 6 तो नहीं मिलेगा, 5 and 5.5 ज़रूर मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है और मार्क्स दिया गया है 6 और आप उसको लिख रहे हो 1 and 2 पॉइंट्स में तो आपके इतने मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो स्कूल लेवल में अलग थी और कॉलेज लेवल में आके थोड़ी अलग हो जाती है, तो थोड़ी ध्यान देने वाली बातें हैं। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाए उतने मार्क्स के सूटेबल रूप से आपको उसके पूरे जवाब देने होंगे। 2 मार्क्स के लिए 2 मार्क के लाइक के क्वेश्चन ऑलमोस्ट 3 लाइन या 4 लाइन में फिनिश करने होते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन हार्डली 1 पैराग्राफ टू 10 to 12 लाइन्स में जाते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ऑलमोस्ट 1 पैराग्राफ को क्रॉस करके 2 पैराग्राफ में फिनिश किया जाता है या ऑलमोस्ट आप एक लंबे कॉपी से अंदाज़ा लें तो 1 पेज का एटलीस्ट कम से कम 4 मार्क्स के लिए आंसर आप लोग ज़रूर लिखें। और 5 मार्क्स के लिए उससे थोड़ा ज़्यादा 1.5 पेजेस या 2 पेजेस हो सकते हैं या 1.5 इनफ है। और 6 मार्क के लिए आपके 1-2 पेजेस या 1 पेजेस में आप 1.5 से थोड़ा ज़्यादा में फिनिश कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा मार्क्स पूछा जाए हमेशा ध्यान देना है, आपको वैसा आंसर देना है। ये तो थी हमारी 1 and 2 जो आपके पाठ के अभ्यास के प्रश्न हैं उसकी चर्चा। देखिए तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है जबकि श्रृंगार परक गाने में वे बड़ी उत्कटता से गाती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? यानी ये बात तो या यह प्रश्न लेखक के पाठ के दौरान पूछा गया है, पाठ में ये इस क्वेश्चन के बारे में बताया गया, लेकिन यहाँ पे भी फिर से आपकी मान्यता के बारे में पूछा गया है कि ये तो था कुमार गंधर्व जी की सोच और पाठ के आधार पर आप क्या सोचते हो, आपको अपने आंसर या इस कथन तक आप कहाँ तक सहमत हो, कितने परसेंटेज आपको लगते हैं कि हाँ ऐसे ही होनी चाहिए या इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए थी या ये बात ऐसी नहीं ऐसी है। तो ये सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको इसका जवाब देने हैं। और अगला प्रश्न है नंबर 4, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। विस्तीर्ण मतलब बहुत बड़ा, एकदम विस्तार को कहा जाता है विस्तीर्ण। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यानी यहाँ पे जो कुमार गंधर्व जी ने इस पाठ के आधार पर बताया है कि संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, यहाँ अब तक अलक्षित यानी कोई टारगेटफुल या टारगेट ही नहीं रखा जाता, वो टारगेट हमेशा टूटता है। और हमेशा क्या होते हैं बॉलीवुड में नए नए म्यूज़िक के थ्रू नए नए संगीत या गाने बनते हैं। असंशोधित मतलब जिसे कंट्रोल ना किया जा सके, जिसे संशोधित ना किया जा सके, असंशोधित संशोधित यानी उसका ऑपोजिट वर्ड
जिसको कंट्रोल ना किया जाए, आउट ऑफ कंट्रोल जिसको बोला जाता है, और अदृष्टिपूर्व यानी ये नहीं बोला जा सकता कि बस ये एंड है बॉलीवुड में, इसके बाद इससे अच्छा गाना बन ही नहीं सकता, तो इसको कहा गया है अदृष्टिपूर्ण। तो ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, यानी ये पूरा चित्रपट संगीत में बॉलीवुड फिल्मी के बारे में ही बताया गया है, लेखक ने बताया है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए चित्रपट के लोग मतलब जो फिल्में गाने जो बनाते हैं, वे लोग हर समय नया से नयापन लाने का कोशिश करते हैं, जिसके कारण आज आप लोग खुद सुन सकते हो कि अभी कुछ समय कुछ नया गाना आता है, ठीक थोड़े दिन बाद, थोड़े महीने बाद, थोड़े हफ्ते बाद नए गाने आ जाते हैं। तो इस चीज़ पे काम चलता रहता है, लेकिन आपको ये क्या कहना है, इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट करना है, यानी आप इसको प्रेजेंट फिल्म में जो मूवीज़ में जो गाने आ रहे हैं उसके आधार पर आपको इसके जवाब लिखने हैं। अगला प्रश्न है नंबर 5। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। ये आरोप सबसे पहले इस प्रश्न में जो ये पूछा गया है, इसका अर्थ को आपको समझना होगा कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। यानी किसने लगाया? जो शास्त्रीय संगीतकार होते हैं, जो शास्त्रीय संगीत को एक बेसिक फॉर्मेट के अंदर ही संगीत को गाते हैं, उसे कहा जाता है शास्त्रीय। तो ये जो होता है, जैसे एक बेसिक फॉर्मेट के अंदर गाने वाले लोगों को क्या लगता है कि चित्रपट संगीत या फिल्मी गाने बेवजह के गाने होते हैं, उसमें म्यूजिक्स मतलब के होते हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट वाली बात नहीं होती, बेवजह लोग इसके प्रति इंटरेस्ट दिखा रहे फिल्मी गानों के प्रति, मूवीज़ के सॉन्ग्स के प्रति। तो इस बात का आरोप लगाया है शास्त्रीय संगीतकारों ने। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखे। तो कुमार गंधर्व जी ने अपना राय लिखा ही है पाठ के आधार पर कि हाँ, वो बहुत हद तक ये इस बात को गलत मानते हैं कि चित्रपट संगीत लोगों के कान बिगाड़ दिए, उन्होंने इसका सहमति नहीं दी। आपका भी राय लिखना है और साथ में कुमार गंधर्व जी, यानी इस पाठ में जो मेंशन किया गया है उसके बारे में तो देना ही है, प्लस आप क्या सोचते हो, क्या सचमुच आपको भी लगता है कि फिल्मी गाने लोगों के कान फाड़ दिए हैं, शास्त्रीय संगीत ही एकमात्र संगीत आप मानते हो? तो इस सारे को बातों को ही आपको लिखने हैं, अपनी सोच को यहाँ पे देना है, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पे अपने आधार पर इसका जवाब दिया है नंबर 5 के प्रश्न का। आप इसको फिर से मैं बोल रही हूँ मॉडिफाई कर सकते हो, थोड़ा बहुत छोटा कर सकते हो, कुछ आपको ऐसा लगे कि बेवजह का बात है उसको आप हटा सकते हो, कहीं आपका जो अपना सोच है इम्पोर्टेंट लगे आपको, उसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है नंबर 6, यानी इस अभ्यास प्रश्न के आखिरी प्रश्न। शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? स्वयं आप क्या सोचते हैं? यानी फिर से, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व के आधार क्या होना चाहिए? यानी कुमार गंधर्व ने भी शास्त्रीय संगीत का महत्व को बहुत सुंदर से बताया है कि हाँ, नो डाउट शास्त्रीय संगीत एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, वो भी इंटरेस्ट देता है लोगों को, लेकिन चित्रपट संगीत का भी अपना एक अलग अस्तित्व है, जो वो 2 मिनट या 3 मिनट में भी वो इंटरेस्ट लोगों के अंदर पैदा कर सकता है। तो ये तो थी कुमार गंधर्व जी की राय, ठीक है, इस पाठ के आधार पर। और यहाँ पे आपको इस प्रश्न के आधार में आप भी इस बात को कहाँ तक सहमत और क्या सोच रखते हैं, आपको इस प्रश्न में उत्तर के रूप में देने हैं। देखिए, उसके बाद अभ्यास में ना कुछ करने और सोचने के लिए 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये एक्चुअली में एक्टिविटी है, तो मैं इसे एक्टिविटी के रूप में नहीं करा पा रही हूँ, क्योंकि हमारा सबको पता है कि ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से हम एक्टिविटी क्या करें। फिर भी मैं बोल सकती हूँ कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि इसमें जो मैंने मेंशन किया है आप इससे हट के कुछ अलग लिखना चाहो, तो बेझिझक लिख सकते हो। तो इसी आधार पर पहला प्रश्न पूछा गया कि पाठ में दिए गए अंतरों के अलावा संगीत शिक्षक से चित्रपट संगीत एवं शास्त्रीय संगीत का अंतर पता करें और इन अंतरों को सूचीबद्ध करें। यानी पाठ में तो कुमार गंधर्व जी ने शास्त्रीय संगीत एवं चित्रपट संगीत की डिफ्रेंशिएशंस तो कर ही दिए हैं, यानी उन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है वो बता ही दिए हैं। और अगर कोई बच्चा गाना सीखता है तो वो अपने संगीत शिक्षक यानी संगीतकार शिक्षक से
पूछकर शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या क्या अंतर हो सकते हैं वो बच्चा इसमें ऐड कर सकता है, या इसमें से माइनस करके वो अपने पॉइंट्स को भी आराम से लिख सकता है। मैंने यहाँ ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स दिए हैं, आप लोग अपने आधार पर इसको कम या बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम मीन्स एकदम 2 या 3 नहीं, ठीक है, मिनिमम 5 तो रखने ही होंगे। और उसके बाद अगर उससे ज़्यादा अगर कोई बच्चा लिखना चाहे, रखना चाहे तो वो रख सकता है। उसके बाद जो आपके इसी कुछ करे और कुछ सोचे में से आपका आखिरी प्रश्न पूछा गया था, कुमार गंधर्व ने लिखा है, चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। क्या शास्त्रीय गायकों को भी चित्रपट संगीत के कुछ सीखना चाहिए? कक्षा में विचार विमर्श करें। ये एक एक्टिविटी है जिसे हमें डिबेट या डिबेट कंपटीशन के आधार पर रख सकते हैं, इसीलिए इस प्रश्नोत्तर को मैंने अभ्यास से हटाया है। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। जब हमारी कॉलेज खुलेंगे, जब हम लोग मिलेंगे, तो ऑब्वियसली इसके लिए या इससे संबंधित कुछ डिबेट प्रोग्राम कर सकते हैं कक्षा के अंदर ही। तो इसके बाद है, मैं कुछ ऑलमोस्ट 10 से 12 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को दूंगी, यानी और अलग से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मत छोड़िएगा, दिस इज़ ऑल वेरी इम्पॉर्टेंट। सिर्फ अभ्यास के प्रश्न लिख के रख दोगे या पढ़ के रख दोगे तो नहीं होगा, अभ्यास के अंदर से भी प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं। तो इससे मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। आप लोग इसको ध्यान से लिख लीजिएगा और इसको भी पढ़ना आवश्यक है। तो मेरा दिए गए प्रश्न पे पहला प्रश्न है, लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका क्यों माना गया है? कोई 3 कारण लिखिए। ये भी आपका इंडिविजुअल थॉट यहाँ पे आप लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने प्रसिद्ध गायिका नूर जहाँ से लता मंगेशकर के आगे निकल जाने का क्या कारण बताया? यानी बार बार बताया कि कुमार गंधर्व जी ने लता जी के आगे भी नूरजहाँ नामक गायिका थी, लेकिन उन जो पब्लिसिटी मिली यानी लता जी को, वो नूरजहाँ को नहीं मिल पाई थी। तो नूरजहाँ भी थी, वो भी टैलेंटेड थी वो उनकी जगह पे, लेकिन उसके बाद जो लता जी आई गायकी की फील्ड में, गाने की फील्ड में, उन्होंने जो अपना जगह बनाया या ओहदा बनाया, वो आज तक इतनी इम्पोर्टेंटली कोई गायिका नहीं बना पाई। तो इस बात को ही यहाँ पे बोला गया है कि लेखक ने प्रसिद्ध गायिका नूरजहाँ से लता मंगेशकर के आगे निकल जाने के क्या क्या कारण बताए थे, और वो क्या क्या कारण हैं वो आपको इसके आंसर में लिखने हैं। थर्ड है, तीसरा है, कुमार गंधर्व ने लता जी की गायकी के किन दोषों का उल्लेख किया है, यानी उनकी गायकी की जो क्या कमी है, इस पाठ के आधार पर आपको जवाब देने हैं, आप दे सकते हो। चौथी प्रश्न है, लेखक के अनुसार लता जी का 3 मिनट का गायन शास्त्रीय संगीत के 3 घंटे से भी अधिक प्रभावशाली है, कैसे? लता जी की गायकी के असर जो लोगों को अंदर पहुंचती है, लोगों तक पहुंचती है, उसके बारे में बताया कि जो शास्त्रीय संगीत 3 घंटे में वो इंटरेस्ट या माहौल बनाते हैं, लता जी वो 3 मिनट में बना देती है, वो कैसे? उसके जवाब आपको देने हैं। पांचवा प्रश्न है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर प्रस्तुत पाठ में गाने के किन तत्वों का आवश्यक माना गया है, यानी कौन कौन से सिंगिंग पार्ट या सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया है, उसके बारे में आपको लिखने हैं। छठा प्रश्न में पूछा गया है, लता मंगेशकर को चित्रपट संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए लेखक ने क्या कहा है, यानी फिल्मी गानों के पूरे एरिया में जहाँ मूवीज़ के गाने होते हैं, जहाँ लता जी बहुत गाई हैं, अभी भी गाती हैं, तो उसके आधार पर लता जी की जो गायकी के बारे में यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ साबित करते हुए लेखक ने क्या कहा है, उसको आपको यहाँ पे उत्तर के रूप में बोलने हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8, पाठ के आधार पर शास्त्रीय और चित्रपट संगीत की तुलनात्मक विवेचना कीजिए, यानी इन दोनों के फिर से कंपैरिजन करने हैं आपके पाठ के आधार पर, ठीक है। ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये इजी है, तो आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 9 में मैंने दिया है, लता मंगेशकर के किन किन विषयों पर गीत गाए हैं, यानी उनके गायकी को जब आपने सुने होंगे तो उनके गानों का विषय क्या था, उनके गानों का टॉपिक क्या था, सब्जेक्ट। आप लोग किन किन उनके कोई 1-2 गाना का उदाहरण, जैसे आप पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हो, बहुत सारे लता जी ने गाया है,
देश के लिए, देश के आज़ादी के समय में, तो वो गाने का एक दो बोल लिख कर कि हाँ अब भारतीय मतलब गणतंत्र दिवस के महत्व पर, और जब हमारे पूरे देश के वीर जवान सैनिक लोगों के मृत्यु के को उन्होंने विषय के रूप में चुनकर अपनी गायन की है। तो ऐसे ऐसे वैरायटीज़ ऑफ सब्जेक्ट को मेंशन करके लता जी के गाने को संबोधित करके इसका जवाब आप दे सकते हो। प्रश्न नंबर 10 है, लता मंगेशकर की गायकी की समीक्षा कीजिए। यानी आपको इसका समरी देनी है। समीक्षा मीन्स समरी, एक छोटा सा सारांश देना है। मैंने यहाँ पे आंसर दिए हैं, आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। आप यहाँ इसके आंसर अपने आधार पर भी दे सकते हो। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, आज शास्त्रीय संगीत के स्थान पर फिल्म संगीत को अधिक पसंद किया जाता है, क्यों? आपका यहाँ पे इंडिविजुअल थॉट पूछा गया है कि यहाँ पे जो पाठ में तो ये बात बताया ही गया है कि शास्त्रीय संगीत का महत्व था, और लेकिन आज के डेट में भी या उस समय में भी शास्त्रीय संगीत जो 3 घंटे में माहौल क्रिएट करते थे, वो मूवीज़ के गाने या फिल्मों के गाने 2 या 3 मिनट या 4 मिनट में क्रिएट कर सकते हैं। तो इस बात को ही आप अपना हिसाब से कुछ एक दो वर्ड्स या एक्स्ट्रा सेंटेंस को जोड़ के आप लिख सकते हो, अगर ये आंसर आप लोगों को सूटेबल ना लगे तो। आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, चित्रपट संगीत का दिनों दिन विस्तार क्यों होता जा रहा है? यहाँ पे सुंदर से कुमार गंधर्व जी ने बताया ही है कि क्यों लोगों के, जो मैंने पढ़ाते वक्त बताया था कि राजस्थान के हो गए, बंगाल के हो गए, अलग अलग राज्यों के फोक सिंग यानी लोक संगीत को लेकर चित्रपट वाला संगीतकारों ने अलग अलग म्यूज़िक बीट को लेकर इसमें नयापन लाने का कोशिश किया है, राइट। तो उसी बात को यहाँ पे बताना है कि जैसे आप लोग एक असम के सिंगर है पेपॉन, उन्होंने भी कितने सारे म्यूज़िक को यहाँ पे मतलब असम के म्यूज़िक को अपने गानों में भी ऐड करके कोशिश किया। या फिर आप प्रीतम जी को ले लीजिए, तो उन्होंने भी बिहू के बीट को लिया है अपने गानों में नयापन लाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है फिल्मी म्यूज़िक डायरेक्टर लोग करते रहते हैं। इसी कारण से मूल तौर पे चित्रपट संगीत का क्षेत्र दिनों दिन विस्तार होता गया है और आगे भी विस्तार होता जाएगा। तो ये तो सारे थे लता जी के पाठ के अभ्यास प्रश्न और कुछ करने और सोचने से संबंधित प्रश्न एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं उसके बारे में। कभी कभी याद रखिएगा मेरा ये बात ध्यान से कि चैप्टर के कोई एक पैराग्राफ को उठा के दे दे और 5 या लाइन या 6 लाइन का पैराग्राफ को दे दे, और उस 5 या 6 लाइन के पैराग्राफ से अंदर से ही 4 या 3 क्वेश्चंस बना दिया जाए, और ये 3 या 4 क्वेश्चन के आधार पर भी मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क या 2 मार्क्स के पर दिया जा सकता है। तो आपको इसके लिए भी पूरे पाठ को डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो था मेरा आज के कक्षा का सुझाव। इसी के साथ आज का कक्षा यहाँ समाप्त होता है एवं आपके वितान नामक पुस्तक की प्रथम पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ का संपूर्ण समापन होता है। हम अगली कक्षा में नई पाठ के साथ नई कक्षा का आरंभ करेंगे। धन्यवाद।